एवरीवन, दिस इज प्राक्षी, यू आर वाचिंग बायोलर्नम। तो बच्चे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बात करेंगे लाइफ प्रोसेसेस के फर्स्ट पार्ट के बारे में, दैट इज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स, इस टॉपिक को डील करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं। लाइफ प्रोसेसेस यानी ऐसे फंक्शंस जो कि ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करेगा इन ऑर्डर टू सर्वाइव। अपने आप को एक हेल्दी स्टेट में, सर्वाइव स्टेट में रखने के लिए ऑर्गेनिज्म फंक्शंस जो परफॉर्म कर रहा है उनको हम बोल रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस। जैसे कि सबसे पहला न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म कुछ ना कुछ खाना खाएगा जिससे वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा रेस्पिरेशन हम बोल सकते हैं, अदरवाइज ट्रांसपिरेशन बोल सकते हैं, एक्सक्रीशन बोल सकते हैं। तो ये सारे प्रोसेसेस कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि एसेंशियल है, जो कि होने ज़रूरी हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव रखने के लिए। तो फर्स्ट प्रोसेस इज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रिशन यानी जब ऑर्गेनिज्म कुछ खाना खाता है, उस खाने से एनर्जी प्रोड्यूस करता है और उस एनर्जी को यूज करेगा डे टू डे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, कि दिन भर वो जो भी एक्टिविटीज करेगा उन सबको करने के लिए जो भी एनर्जी है उसने अपने खाने से ऑब्टेन की है उसका वो यूज कर रहा है। तो व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड देयर यूटिलाइजेशन बाय ऑर्गेनिज्म इन वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। कि ऑर्गेनिज्म ने क्या खाया, कार्बोहाइड्रेट्स खाए, फैट्स खाए और इन सब को खाने से क्या प्रोड्यूस की, एनर्जी प्रोड्यूस की। जैसे सपोज करो डिनर किया, डिनर में क्या खाया, रोटी खाई, रोटी के ऊपर घी लगा के खाया और साथ में क्या खाई हमने, दाल खाई। तो व्हाट इज चपाती? रोटी के अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ऊपर जो घी लगाया है उसमें क्या है, फैट्स हैं, और साथ में जो हमने बोल रहे हैं कि दाल खाई है उसके अंदर क्या है, प्रोटीन्स हैं। तो एक पूरा ब्लेंड, पूरा मिक्सचर हमने क्या किया, खा लिया और इस सब से हमने क्या की, एनर्जी प्रोड्यूस की बॉडी के अंदर। तो इस सारे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन बोलेंगे। तो नेक्स्ट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर मैं बोलूं कि ये जो सारा तरीका है, ये जो हमने जो भी कुछ खाया और खाने से एनर्जी प्रोड्यूस की, ये किन किन तरीकों से हो सकती है। अब या तो ऑर्गेनिज्म जो भी खाना वो खा रहा है खुद अपनी बॉडी के अंदर बना सकता है, या फिर वो खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेके भी खा सकता है। अगर वो खाना वो खुद से बना रहा है, खुद से बना रहा है, तो कौन सा मोड हो गया हमारा, ऑटोट्रॉफिक मोड हो गया। और अगर वो खाना वो दूसरे से लेके बना रहा है या दूसरे से लेके खा रहा है तो वो कौन सा मोड हो गया, हेटेरोट्रॉफिक मोड। ओके, सो ऑटोट्रॉफिक मोड क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स। अगर ऑर्गेनिज्म खुद से खाना बना रहा है तो रॉ मटेरियल कौन से ले रहा है, बोला यहाँ पे इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक खाना बना रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं हेटेरोट्रॉफिक मोड की, तो हेटेरोट्रॉफिक में क्या हो रहा है, देखो बच्चे यहाँ पर इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक फूड बना था, यहां पर क्या हो रहा है, ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, ऑर्गेनिज्म विल टेक एनर्जी फ्रॉम इनटेक, सबसे पहले तो खाएगा, एंड डाइजेशन, उसके बाद क्या करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा, उसको तोड़ेगा, फर्दर ब्रेक डाउन करेगा उसका, ऑफ ऑर्गेनिक फूड। खा क्या रहा है यहाँ पर, ऑर्गेनिक फूड खा रहा है, इनऑर्गेनिक नहीं खा रहा, यहाँ पर ऑर्गेनिक खाएगा, पहले उसको खाएगा फिर उसको डाइजेस्ट करेगा और उससे क्या मिलेगी, उसको एनर्जी मिलेगी। अब ये जो खाना है ये ऑटोट्रॉफ से भी बना हुआ हो सकता है या फिर और ऑर्गेनिक सोर्सेज भी हो सकते हैं। अब ऐसा कैसे, अगर ऑर्गेनिज्म हर्बीवोर है तो क्या खाएगा, घास खाएगा, वो क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफ की बनाई हुई है। तो ऑटोट्रॉफ की बनाई हुई भी हो सकती है, या फिर अगर ऑर्गेनिज्म कार्निवोर है तो कार्निवोर क्या खाएगा, दूसरे एनिमल को खाएगा, तो वो क्या है, एक डिफरेंट फूड सोर्स है। तो यहाँ पर ऑटोट्रॉफ का भी ऑर्गेनिक फूड हो सकता है या फिर कोई और ऑर्गेनिक सोर्स भी हो सकता है। अब हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के 3 टाइप्स रहेंगे। फर्स्ट इज सेप्रोट्रॉफिक, देन पैरासिटिक एंड देन होलोजोइक। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिया है, एग्जाम्पल्स आएंगे उसमें ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, अगर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की मैं बात करूं तो इन ऑर्गेनिजम्स की फर्दर 3 कैटेगरीज रहेंगी। पहली रहेगी सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक, होलोजोइक। सेप्रोट्रॉफिक, अगर पहली कैटेगरी की मैं बात करूं, याद कैसे करेंगे, सेप्रोट्रॉफिक यानी एस से याद करेंगे, सड़ा हुआ, जो भी रॉटन है, जो भी डीके हो रहा है। ठीक है, जैसे कि रोटन लीव्स हो गई, रोटन ब्रेड हो गई, डेड एनिमल्स हो गए, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि इनके ऊपर फीड करते हैं उसको हम क्या बोल देंगे, सैप्रोट्रॉफ्स बोल देंगे। तो ऑर्गेनिजम्स दैट टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डीके ऑर्गेनिक मटेरियल्स, जो भी रोटन चीजें हैं, जो भी सड़ रही हैं, तो उनके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे फंजाई एंड बैक्टीरिया। तो ये ऑर्गेनिजम्स
अंडर फॉल करेंगे किस कैटेगरी के, सेप्रोट्रॉफ्स की कैटेगरी के। नेक्स्ट इज पैरासिटिक। पैरासिटिक तो बच्चे पता ही होगा, पैरासिटिक का मतलब क्या है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर सर्वाइव करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। जैसे बफलोज के ऊपर क्या हो जाती है, लीचीज हो जाती है, जोंक हो जाती है। उसके बाद अलग अलग, अगर मैं बात करूं कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या हो जाते हैं, राउंड वर्म्स हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं, पेट के कीड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब के सब क्या हैं, ये पैरासाइट्स हैं। तो ऑर्गेनिजम्स विच टेक न्यूट्रिएंट्स और फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या ले रहे हैं, फूड ले रहे हैं। तो उसके अंदर एग्जाम्पल आ जाएगा प्लाज्मोडियम का, राउंड वर्म्स का, ठीक है। प्लाज्मोडियम बच्चे क्या कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है। और राउंड वर्म्स क्या कॉज करते हैं कि पेट के अंदर क्या करता है, पेट के अंदर रहता है ये, और इंडाइजेशन और स्टमक रिलेटेड डिसऑर्डर्स ये क्रिएट करेगा, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर ये रहता है बेसिकली। नेक्स्ट इज होलोजोइक। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन को कैसे याद करेंगे, होलोजोइक को हम अपने से याद करेंगे, ह्यूमन बीइंग से याद करेंगे। हम क्या करते हैं बच्चे, जो भी फूड मटेरियल होता है, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को हम इंजेस्ट कर लेते हैं, खा लेते हैं। हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, उसका ब्रेकडाउन होगा, वो टूटेगा सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर, और उससे हम क्या ऑब्टेन करेंगे, एनर्जी ऑब्टेन करेंगे। तो यही है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिजम्स दैट टेक द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड, कॉम्प्लेक्स खाना खाया और फिर क्या किया, विच इज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड बाय बॉडी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। तो जो भी खाना खाया उसकी पहले डाइजेशन हुई, फिर एब्जॉर्प्शन हुई। एग्जाम्पल आ जाएगा इसमें अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। आगे चलते हैं। तो आगे बात होती है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की, कि प्लांट्स के अंदर किस तरीके का न्यूट्रिशन देखा जाता है। तो बच्चे पहले पढ़ेंगे न्यूट्रिशन प्लांट्स के अंदर, फिर पढ़ेंगे न्यूट्रिशन एनिमल्स के अंदर। तो प्लांट्स के अंदर बच्चे हमें पता है कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, कि प्लांट खुद से अपना खाना बनाता है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बताओ, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट अपना खाना खुद से बनाते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज बनाते हैं वो फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। अब देखो, सबसे पहले क्या ले रहे हैं, बाहर से ही क्या क्या ले रहे हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, एक वाटर ले रहे हैं। इसके साथ साथ क्या चाहिए उनको, सनलाइट भी चाहिए, और ये काम क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होगा। तो चार चीजें हो गई हमारे पास। तो रिएक्शन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर 6 CO2 प्लस 12 H2O, इट इज गिविंग सनलाइट, इट इज गिविंग C6H12O6 प्लस 6 H2O। ये बना रहा है ग्लूकोज और वाटर। अब यहाँ पर क्या क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए सनलाइट और क्लोरोफिल। तो ये जो क्लोरोफिल है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है प्लांट की लीव्स के अंदर। तो प्लांट की सपोज करो बच्चे ये लीफ है, तो इस लीफ के अंदर जो यहाँ पर सेल्स रहेंगे, उन सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इस तरीके का क्लोरोप्लास्ट नाम का ऑर्गेनेली प्रेजेंट होता है। इस क्लोरोप्लास्ट नाम के ऑर्गेनेली का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, कैप्सूल के जैसा होता है। अंदर इसके फ्लूइड होगा और उस फ्लूइड के अंदर इस तरीके से ये गोल गोल ऐसे स्टैक्स, ढेर लगे होंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इन स्टैक्स को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रेना। और जो लिक्विड होता है इसके अंदर उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता है कैप्सूल के जैसा, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो सारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस का हो रहा है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है। तो अकरेंस क्या है, ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की ग्रीन लीव्स में होगा, जहां पर क्या है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट प्रेजेंट है जो कि क्या है, क्लोरोफिल। तो बच्चे क्लोरोफिल की वजह से ही प्लांट का ग्रीन कलर होता है। नाउ जो खाना बनता है वो किस फॉर्म में बनता है, वो बनता है जी ग्लूकोज की फॉर्म में। खाना बना तो ग्लूकोज की फॉर्म में, पर जो उसकी पैकिंग हुई, जब वो प्लांट के बॉडी के अंदर इकट्ठा होगा तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल बी स्टोर्ड एज स्टार्च। तो स्टार्च की फॉर्म में वो पैक होके इकट्ठा हो जाएगा। नेक्स्ट इज स्टोमेटा। तो स्टोमेटा की अगर मैं बात करूं बच्चे, अगर ये सपोज करो ये लीफ है, तो लीफ के अगर मैं सरफेस को ऑब्जर्व करूं, लीफ के सरफेस के सेल्स को ऑब्जर्व करूं, माइक्रोस्कोप के नीचे देखूं, तो मुझे इसके अंदर कुछ छोटे छोटे पोर्स दिखेंगे। उन पोर्स को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। अब अगर देखो यहाँ पर इस पर्टिकुलर फोटोग्राफ के अंदर ये जो पर्टिकुलर हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर के अंदर छोटे छोटे होल्स दिख रहे हैं, देख सकते हो बच्चे। यहाँ पर देखो
देन यहाँ पर ये जो पोर्स है यही क्या है, स्टोमेटा। तो यहाँ पर स्टोमेटा क्या है, टाइनी पोर्स हैं, होल्स हैं जो कि लीफ के ऊपर प्रेजेंट है। ये एक किस्म के छेद हैं जो कि लीफ के सरफेस के ऊपर होंगे। अब इनका काम क्या है कि क्यों ये होल्स प्रेजेंट है, तो इनका काम है कि इन्होंने गैसेस का एक्सचेंज करना है। प्लांट को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ऑक्सीजन को वो रिलीज करेगा एज अ वेस्ट मटेरियल। तो ये जो गैसियस एक्सचेंज है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक और ऑक्सीजन का रिलीज, इसको कौन कराएगा, इसको स्टोमेटा कराएगा। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि स्टोमेटा कुछ ऐसा दिखता है। ये सेंटर में जो दिख रहे हैं हमें, ये दो किडनी बीन शेप सेल्स हैं, राजमा के जैसे दिखने वाले सेल्स। इन सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं, गार्ड सेल्स। ठीक है, सो दीज टू आर गार्ड सेल्स। अब बच्चे देखो, ये गार्ड सेल्स अगर तो ये ऐसे फ्लैट है, अगर ये फ्लैट है तो यहाँ पर सेंटर के अंदर कोई होल प्रेजेंट नहीं है, तो हमने बोल दिया कि स्टोमेटा क्या है, क्लोज है। और अगर ये पर्टिकुलर गार्ड सेल्स अपनी शेप में आ गए, प्रॉपर वो किडनी बीन राजमा जैसी इसकी शेप हो गई है, तो सेंटर में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर सेंटर में होल बन गया है, और इसी होल को, इसी पोर को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज गार्डेड या फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स, कि ये जो सेंटर में जो मोटे मोटे लोबिया या राजमा की शेप के सेल्स हैं, उन सेल्स का फंक्शन क्या है कि स्टोमेटा को ओपन या फिर क्लोज करना। तो ओपनिंग क्लोजिंग किसका फंक्शन हो गया, गार्ड सेल का। अब गार्ड सेल ओपन क्लोज कैसे होगा, बोल रहे हैं कि अगर गार्ड सेल स्वेल हो गया तो वो ओपन हो जाता है। स्वेलिंग कैसे होगी, अगर उसके अंदर पानी भर जाता है, अगर सपोज करो इसके अंदर वाटर एंटर कर जाता है, तो वाटर की एंट्री होते ही ये क्या हो जाता है, स्वेल अप हो जाता है। ठीक है, पूरा फूल जाएगा, और फूलने के बाद अपनी शेप में आ जाएगा, और जैसी शेप में आया, सेंटर में क्या क्रिएट हो गया, पोर क्रिएट हो गया, छेद बन गया सेंटर में, तो बोल दिया हमने स्टोमेटा इज ओपन। और अगर इसके अंदर से पानी बाहर एग्जिट ले लेता है, बाहर निकल जाता है, तो बिल्कुल ये फ्लैट हो जाएगा, और जैसे ये फ्लैट हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इस तरीके से क्लोज हो गया। अब यहाँ पर ये तो समझ में आ गया कि ओपनिंग और क्लोजिंग गार्ड सेल कर रहे हैं। अब गार्ड सेल के सराउंडिंग में यहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। देखो बच्चों, इस तरीके से सर्कुलर आउटलाइन में गोल गोल आउटलाइन के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट है। उन सेल्स को हम बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स। ये सेल्स यहाँ पर गार्ड सेल्स के साथ प्रेजेंट है और उनको किस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाता है सब्सिडरी सेल का, देन गार्ड सेल का और बीच में स्टोमेटा का, इस सब को हम बोलते हैं स्टोमेटल अपरेटस। ठीक है, तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि बच्चों स्टोमेटल अपरेटस क्या है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्टोमेटा। तो स्टोमेटा तो हो गया अंदर वाला पोर, और स्टोमेटल अपरेटस ही जो पूरा हमारा यहाँ पर पूरा का पूरा हमें सब्सिडरी सेल्स, ये कॉर्नर वाले क्या है सब्सिडरी सेल्स, ये बीच में क्या है गार्ड सेल्स, इसका जो प्रॉपर एक पैकेज है वो क्या है हमारा स्टोमेटल अपरेटस है। नाउ आगे बढ़ने से पहले एक बार देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसका क्या पाथवे है, किस तरीके से वो चलता है। तो स्टेप वाइज मैनर की अगर मैं बात करूं तो देखो बच्चों, काम क्या है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस की वजह से प्लांट की बॉडी के अंदर क्या बनेगा, खाना बनेगा। खाना कैसे बनेगा, बाहर से वो क्या लेता है, बाहर से एक तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, एक वाटर लेता है। तो रॉ मटेरियल्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, सनलाइट की प्रेजेंस में उनको लेगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पर आ जाता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। अब जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लीफ के अंदर, वो एक तरीके से बच्चों जैसे सोलर पैनल सनलाइट को ट्रैप करता है ना, उसी तरीके से क्लोरोफिल जो होता है फ्लैट प्रेजेंट होता है किसके अंदर, लीफ के अंदर, और सारी सनलाइट को वो क्या कर लेता है इस तरीके से। जैसे ये क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ये सारी सनलाइट को क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो पहला स्टेप हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। अब यहाँ पर एनर्जी कन्वर्जन होगा, एनर्जी बदलेगी किस फॉर्म में, जो हमारी लाइट एनर्जी है ना बच्चे, वो केमिकल एनर्जी में बदलेगी, क्योंकि हमने अल्टीमेटली बनाना क्या है, हमने कुछ केमिकल ही बनाना है ना। अगर सपोज मैं बोल रही हूँ स्टार्च बन रहा है तो वो क्या है, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो कुछ केमिकल कंपाउंड बनाना है हमने, तो अब उस सोलर एनर्जी से हम केमिकल एनर्जी बनाते हैं, और जब ये लाइट एनर्जी से हमारी केमिकल एनर्जी बनती है, उस टाइम पर साथ में क्या बनते हैं, NADPH और ATP बनता है। ठीक है, ये क्या है बच्चे, एनर्जी करेंसीज है।
क्या होती है, एनर्जी इस फॉर्म में ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पर इस तरीके से एनर्जी फॉर्मेशन होगी और इस एनर्जी फॉर्मेशन के साथ साथ स्प्लिटिंग अप होती है। जो हमारा वाटर का मॉलिक्यूल है, जो वाटर रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं जिस पानी को, वो पानी यहाँ पर टूट जाएगा, स्प्लिटिंग हो जाएगी किसके अंदर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर, टूट गया। अब यहाँ पर तीसरा काम, जो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू एंटर की थी ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड अब फाइनली कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर, जो कि क्या है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज यहाँ पर फॉर्म हो गया। तो इस तरीके से स्टेप वाइज मैनर में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज्यादातर प्लांट्स के अंदर ऐसे ही होगा। पर यहाँ पर एक्सेप्शन आ जाता है किसका, डेजर्ट प्लांट्स का। तो डेजर्ट प्लांट्स की केस स्टडी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है कि डेजर्ट प्लांट्स के अंदर ये प्रोसेस कुछ अलग तरीके से होता है। ठीक है, अलग तरीके से कैसे होता है, तो बच्चों जो डेजर्ट प्लांट है वो कहाँ पर रहता है, वो डेजर्ट में रहता है। तो डेजर्ट का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा सनलाइट है, एक्सेस हीट है। तो अगर प्लांट सोचो अपने स्टोमेटा खोल के रख दे दिन के टाइम कि अरे मैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक करूंगा एनवायरमेंट में से, कार्बन डाइऑक्साइड तो बाद में आएगी, पहले उस लीफ का जितना पानी है सबका सब बाहर रिलीज हो जाएगा, सूख जाएगा प्लांट। तो डेजर्ट के अंदर पहले ही पानी इतना कम है और बाकी पानी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, वाटर लॉस। तो वाटर लॉस से बचने के लिए प्लांट ने यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निक अपनाई है। प्लांट क्या करता है, प्लांट यहाँ पर बड़ी स्मार्टली एक्ट करता है। प्लांट ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को रात में ही ले लिया। रात के समय पे तो क्या है, कोई धूप नहीं है, तो प्लांट यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर इसने कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्ब कर ली उसने नाइट के टाइम पे, एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट, उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके उसको बदल देता है एक इंटरमीडिएट के अंदर, एक डिफरेंट स्ट्रक्चर के अंदर, डिफरेंट कंपाउंड के अंदर, जिसको हम बोलते हैं डार्क फेज। क्योंकि ये सारा का सारा काम किस समय हो रहा है, रात के समय हो रहा है, तो हमने बोल दिया ये फेज क्या है, डार्क फेज। अब रात के बाद दिन हुई, अगली सुबह हुई, अब सुबह में क्या करेगा प्लांट, सुबह में क्या करेगा, ये जो इंटरमीडिएट बना था ना बच्चे, तो इस इंटरमीडिएट के ऊपर एनर्जी एक्ट करती है जो कि एब्जॉर्ब हुई है किस समय, दिन के समय। तो सपोज करो हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, कार्बन डाइऑक्साइड चेंज होकर कुछ कंपाउंड ए बन गई जो कि एक इंटरमीडिएट है, और इस कंपाउंड ए के ऊपर क्या हुई, लाइट एनर्जी जब इसके ऊपर एक्ट की तो फाइनली ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। समझे बच्चे। तो कार्बन डाइऑक्साइड से जो ए कंपाउंड बना है, हमारा इंटरमीडिएट बना है, वो कब हो रहा है, रात के समय हो रहा है, तो ये तो हो गया डार्क फेज। और हमारे इंटरमीडिएट से ग्लूकोज कब बना, दिन के समय बना, तो ये क्या हो गया, लाइट फेज। ठीक है, सो दिस इज अबाउट डेजर्ट प्लांट्स। आगे चलते हैं। तो अब बात हो गई प्लांट्स का, न्यूट्रिशन यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करी न्यूट्रिशन के कुछ स्टेप्स की, जो कि यहाँ पर पीछे आए थे, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो न्यूट्रिशन के स्टेप्स है ना बच्चे, कुछ इस तरीके से चलते हैं। न्यूट्रिशन एक स्टेप वाइज मैनर में होता है। एनिमल्स के अंदर अगर मैं बात करूं, एनिमल्स के अंदर क्या होगा, सबसे पहले इंजेशन होगा, खाने को इनटेक किया जाएगा। स्टेप 2, उसके बाद हुआ डाइजेशन, उसकी ब्रेकडाउन होगी, वो टूटेगा खाना। ठीक है, जो कि कॉम्प्लेक्स खाना खाया था हमने, उसका ब्रेकडाउन होगा। थर्ड इज एब्जॉर्प्शन। अब जो भी हमने ब्रेकडाउन कर लिया, जो भी सिंपल सब्सटेंस फॉर्म हो गए, अब वो एब्जॉर्ब करेगी बॉडी। ठीक है। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन के अंदर क्या होगा, जो भी एब्जॉर्प्शन हुआ था उससे एनर्जी फॉर्मेशन होगी और बॉडी क्या करेगी, उससे एनर्जी डेराइव करेगी। एंड लास्ट वन इज इजेशन, जो भी बचा कुचा वेस्ट मटेरियल था वो बॉडी से बाहर फेंक देंगे हम। ठीक है, दिस इज नोन एज इजेशन। तो ये हो गए हमारे न्यूट्रिशन के स्टेप्स। अब सबसे पहले एनिमल्स में जब हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तो एक तो हम अमीबा में पढ़ेंगे, सिंपल से सिंपल ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा के अंदर पढ़ेंगे, और दूसरा हम पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स के अंदर। ठीक है, तो अमीबा के अंदर तो कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, उसी एक ही सेल है छोटू सा, उसके अंदर ही सारे के सारे फंक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, पर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो बड़े ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर अपना एक डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, तो उनके अंदर थोड़े अलग तरीके से रहेगी न्यूट्रिशन, यहाँ पर बड़ी सिंपल सी न्यूट्रिशन चलेगी। तो यहाँ पर न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले वही 5 स्टेप्स चलेंगे बच्चे। सबसे पहले क्या हुआ, इंजेशन, फिर क्या हुआ, डाइजेशन, फिर क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन, फिर क्या हुआ, एसिमिलेशन, एंड लास्ट में इजेशन। तो इंजेशन के अंदर क्या होगा, खाना की गल्प हो रहा है, खाने को हम खा रहे हैं, इंजेस्ट कर रहे हैं, बॉडी के अंदर ले रहे हैं। अब अमीबा जिस तरीके से
फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेता है, उसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज होती है। क्या टर्म यूज होती है? टर्म है जी फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस यानी एनगल्फ करना, किसी चीज को अपने अंदर निगल लेना। तो ऐसा ही काम करता है अमीबा। देखो यहाँ पर फूड मटेरियल के जैसे ही कॉन्टैक्ट में आया, उस फूड मटेरियल को इस तरीके से इसने क्या किया, कैप्सूल फॉर्मेशन किया, और इस तरीके से इसने यहाँ पर अपने जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है कुछ इस तरीके से बना के, शेप बना के, कप जैसी शेप बना के, और इसने अंदर क्या कर दिया, इसको पिंच ऑफ कर दिया, अंदर की तरफ आ गई है। ये इस तरीके से मीट हो जाएंगी और ये अंदर की तरफ फूड वैक्यूल बन जाएगा। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। तो इंजेक्शन जो है किसकी हेल्प से हो रहा है? अमीबा की सेल वॉल की वजह से हो रहा है। सेल वॉल नहीं, सॉरी बच्चे, सेल मेम्ब्रेन। अमीबा की सेल मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्यों बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चे। सूडोपोडिया का मतलब है सूडो यानी फॉल्स, पोडिया यानी फीट। तो सूडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट। देखने में तो सेल मेम्ब्रेन, पर काम इसके हैं फीट जैसे, पाँव के जैसे। लोकोमोशन में हेल्प करती है, या अमीबा को मूव करने में हेल्प करेगी। तो अमीबा टेक्स फूड बाय फिंगर लाइक एक्सटेंशंस। इस पर्टिकुलर सेल मेम्ब्रेन की फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होती हैं, फिंगर के जैसी फॉर्मेशन कर लेगा। देखो बच्चे कुछ फिंगर जैसा लग रहा है ना ये, तो फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होंगी इसकी, जिसको हम बोलेंगे सूडोपोडिया, नोन एज सूडोपोडिया, which fuse with food to form food vacuole and this process is known as phagocytosis। तो ये क्या करेगा, फूड के साथ अटैच होकर यहाँ से सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी, और ये अंदर की तरफ इस तरीके से क्या बना लेगा, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, फूड वैक्यूल। अब क्या होगा, अब ये पर्टिकुलर जो फूड वैक्यूल है इसके बाद इसकी डाइजेशन होगी। ये किसके साथ बाइंड कर जाता है, ये फूड वैक्यूल, इसके अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं अमीबा के अंदर, जिसके अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो लाइसोसोम के साथ फूड वैक्यूल बाइंड करेगा और उसके अंदर जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो सारे के सारे फूड के साथ मिक्स हो जाएंगे और फूड की डाइजेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस। तो डाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो हमारा बड़ा ही कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसको हम सिंपल सब्सटेंस के अंदर तोड़ देते हैं, इसको हम बोलते हैं डाइजेशन। तो ये काम हो रहा है किसके अंदर, फूड वैक्यूल के अंदर, उसी वैक्यूल के अंदर सारा काम हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इस फूड वैक्यूल का नाम बदल जाता है, इसको हम बोल देते हैं डाइजेस्टिव वैक्यूल, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। आगे आ जाते हैं एब्जॉर्प्शन के ऊपर। अब सपोज करो डाइजेशन हो गई, हमारा जो खाना है वो सिंपल सब्सटेंस बन गया, अब क्या करेंगे, इसको एब्जॉर्ब करेगा साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर इट इज डिफ्यूजन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये डिफ्यूज होगा सेल के अंदर, डिफ्यूज होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, पूरे सेल के अंदर अच्छे से बट जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा इनटू द साइटोप्लाज्म। कहाँ पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। नेक्स्ट इज एसिमिलेशन। अब क्या बोला था, एसिमिलेशन में क्या होती है, एनर्जी बनती है। तो सॉल्युबल फूड सब्सटेंसेस दे आर यूटिलाइज्ड बाय सेल्स। तो ये जो सब्सटेंसेस हैं वो सेल क्या करेगा, इसको यूटिलाइज कर लेगा, यूज कर लेगा, ठीक है, और आगे जाकर इससे क्या बनाएगा, एनर्जी बनाएगा। लास्ट इज इजेशन। इजेशन के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है अमीबा उसको बॉडी से बाहर फेंक देता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो भी वेस्ट मटेरियल था इसको बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया। तो इस तरीके से अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन का प्रोसेस देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे होता है। तो ह्यूमन बींग्स कैसे ऑर्गेनिज्म है, सबसे पहले ये जानते हैं। तो ह्यूमन बींग्स हमारे क्या है, सबसे पहले हेट्रोट्रॉफिक है। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म यानी दूसरे के ऊपर निर्भर रहेंगे, दूसरे पर डिपेंडेंट रहेंगे। नेक्स्ट इज होलोजोइक। होलोजोइक यानी पहले इंजेक्शन करेंगे, फिर डाइजेशन करेंगे, फिर एब्जॉर्प्शन करेंगे, इस तरीके से स्टेप वाइज मैनर में चलेंगे। नेक्स्ट इज ओमनीवोरस ऑर्गेनिज्म। ओमनीवोरस होंगे, एनिमल मैटर पे भी फीड कर सकते हैं, प्लांट मैटर पे भी फीड कर सकते हैं। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चे जो होता है ना ह्यूमन बीइंग का, वो क्या हेल्प करता है, न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, एनर्जी बनाने में हेल्प करेगा उसको। तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। दो कंपोनेंट्स कौन से हैं, एक तो मेन कंपोनेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक बोलते हैं। ये वो ट्रैक रहेगा, ये वो रास्ता रहेगा जहाँ से खाना गुजरेगा बॉडी के अंदर। नाम क्या है इसका, एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब लाइक पैसेज है बॉडी के अंदर जहां से क्या होगा, फूड विल पास, ठीक है। सो इट इज अ लॉन्ग पैसेज इन द बॉडी वेयर फूड मूव्स, ओके।
नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब इस एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर, ठीक है, जो कि रोल प्ले करेंगे डाइजेशन के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड हो गए, हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गए, लिवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, तो ये सब क्या आ गए, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करेंगे, ये ग्लैंड्स हैं, ठीक है। सो अब एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो शुरू कहाँ से होता है, ये माउथ से शुरू होता है। माउथ से आगे क्या बनता है, बकल कैविटी, बकल कैविटी से फेरेंक्स, फेरेंक्स से इसोफेगस, इसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन और उससे लार्ज इंटेस्टाइन। डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम है जिसके अंदर स्टार्टिंग में क्या है, माउथ, फेरेंक्स, इसोफेगस, यहाँ पर देख सकते हो बच्चे स्टमक है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर की तरफ, लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पर नीचे की तरफ क्या है, एनस है, जहाँ से अनडाइजेस्टेड मटेरियल बॉडी से बाहर रिलीज किया जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं हमारे फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की, तो सबसे आगे क्या है बच्चे, माउथ है। माउथ क्या है, इट इज द अपर मोस्ट ओपनिंग, सबसे आगे वाली ओपनिंग है किसकी, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब क्या होता है, ये क्या करती है, ओपनिंग ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विच गिव्स पैसेज टू इंजेशन ऑफ फूड। ये एक रास्ता है जहां से खाना बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो इंजेशन के लिए ये क्या है, एक रास्ता है, पैसेज है, तो यहां से खाना अंदर की तरफ जाता है। नाउ इट इज गार्डेड बाय टू सॉफ्ट मूवेबल लिप्स। तो ये जो माउथ है उसके अगल बगल में क्या प्रेजेंट है, गार्डेड है, वो सराउंडेड है किससे, दो लिप्स के साथ, जो कि बोल सकते हैं हम उसको कि गार्ड करेंगे, ओपनिंग करनी है या क्लोजिंग करनी है, मुंह को खोलना है या बंद करना है, ये कौन कंट्रोल करता है, ये लिप्स कंट्रोल करते हैं, तो ये ओपनिंग क्लोजिंग कंट्रोल कर रहे हैं। अब यहाँ पर माउथ जो है हमारा वो कहाँ खुलता है, माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, एक ओपन कैविटी प्रेजेंट होती है, उस कैविटी को, उस खाली स्पेस को हम क्या बोल देते हैं, बकल कैविटी। तो सेकंड पार्ट इज बकल कैविटी। बकल कैविटी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, देखो बच्चे, अगर ये माउथ है तो माउथ के अंदर ये क्या है, बकल कैविटी है, तो इट इज अ लार्ज स्पेस। अब ये जो पर्टिकुलर स्पेस है माउथ के अंदर, इसके ऊपर में क्या प्रेजेंट है, ऊपर में प्रेजेंट है पैलेट, ऊपर की तरफ पैलेट, नीचे की तरफ क्या है, बकल कैविटी के नीचे की तरफ क्या है, थ्रोट इज देयर, और साइडों में क्या प्रेजेंट है, साइड्स में क्या है, जॉज प्रेजेंट है, अपर जॉ भी है, लोअर जॉ भी है, और उनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, टीथ प्रेजेंट है। तो टीथ का अपना फंक्शन है, वो क्या करते हैं, च्यूइंग करते हैं फूड की, ठीक है, उसको मिक्स करने का, छोटे छोटे पीसेस में उसको तोड़ेंगे और मिक्स करेंगे टंग उसको किसके साथ, सलाइवा के साथ। तो आगे चलते हैं। थ्रोट विल सपोर्ट मस्कुलर टंग, वही कह रहे हैं कि थ्रोट के साथ सपोर्ट में क्या है, मस्कुलर टंग, विच विल हेल्प इन इंजेशन ऑफ फूड। देखो जब मुंह खोलते हैं ना, तो जो हमारी टंग है वो एक तरीके का प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम खाने की लैंडिंग करते हैं, तो वो एक प्लेटफॉर्म की तरह फंक्शन परफॉर्म कर रही है। उसका एक और काम भी है, क्या काम है, स्पीच, बोलने में भी हमारी हेल्प करती है। तो ये हो गए टंग के फंक्शंस। आगे चलते हैं। बकल कैविटी के अंदर हमारे पहले ग्लैंड्स, कौन से ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स। तो बकल कैविटी के अंदर हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे जो कि 3 पेयर में होंगे। ये पेयर्ड ग्लैंड्स हैं। देखो बच्चे, यहाँ पर इस पर्टिकुलर छोटे से बच्चे के फेस पे देख सकते हो, यहाँ पर एक इधर और एक साइड में। एक तो हमारे कानों के पास हो गया, एक हमारे जीभ के नीचे हो गया, टंग के नीचे, और एक हमारे लोअर जो के पास। तो एक तरफ 1 2 3, दूसरी तरफ 1 2 3, तो 2 पेयर में प्रेजेंट है। ये 3 पेयर हो गए हमारे, टोटल 6 हो गए सलाइवरी ग्लैंड्स जो कि माउथ में पूरे फैले हुए हैं, ठीक है। तो 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। अब इसका फंक्शन क्या है, ये क्या रिलीज करते हैं, ये सलाइवा रिलीज करते हैं, तो सलाइवा रिलीज करेंगे। अब सलाइवा की अगर मैं कॉम्पोजिशन की बात करूंगी, सलाइवा बनी किस चीज से हुई है, तो सलाइवा 3 चीजों से बनी हुई है। नंबर 1 वाटर, ठीक है, वाटर तो है ही, वाटर सी होती है, देन सॉल्ट्स, देन इसके अंदर होती है म्यूसिन। म्यूसिन बच्चे स्टिकी सब्सटेंस जो कि सलाइवा को थोड़ी सी स्टिकीनेस प्रोवाइड कराता है, चिपचिपापन प्रोवाइड कराता है। अब इसके साथ साथ एक एंजाइम भी प्रेजेंट है, उस एंजाइम का क्या नाम है बच्चे, सलाइवरी अमाइलेस। सलाइवरी अमाइलेस एक कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो कि किसके अंदर मौजूद है, सलाइवा के अंदर मौजूद है। सलाइवा के अंदर कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, उसका नाम क्या है, सलाइवरी अमाइलेस। याद कैसे करेंगे अमाइलेस को, अमाइलेस वर्ड बच्चे जहां पर भी आ जाए, अमाइलेस, ए से याद रखो बच्चे, आलू,
आलू खाते हैं बच्चे, आलू के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? स्टार्च प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, तो उसको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम भी ए से है, क्या है? अमाइलेज। तो हमारा सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा? ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है। तो हम जब भी स्टार्च खाते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स शुगर है, देखो बच्चे ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स, बड़ा ही इस तरीके का शुगर है, तो इसको ये सलाइवा किसके अंदर तोड़ देगी? छोटे छोटे सिंपल शुगर्स के अंदर, जैसे कि हमारा जो स्टार्च है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया बकल कैविटी। अब बकल कैविटी के बाद नेक्स्ट आता है हमारा फेरिंग्स। तो फेरिंग्स जो है इट इज अ वर्टिकल, फेरिंग्स इज अ वर्टिकल कैनाल विच सर्व्स एज अ पैसेज फॉर फूड। अब ये जो फेरिंग्स प्रेजेंट होता है, फेरिंग्स सिर्फ एक छोटा सा रास्ता है, ठीक है? वो रास्ता कहाँ से कहाँ पे है? पीछे क्या है? बकल कैविटी, आगे क्या है? ईसोफेगस। तो बकल कैविटी से ईसोफेगस के बीच में कनेक्शन किसका है? फेरिंग्स का। तो एक छोटा सा पैसेज है जो कि रास्ता दे रहा है, ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है ईसोफेगस। अब ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है? इट इज अ लॉन्ग ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर जो कि फेरिंग्स को कनेक्ट करती है किसके साथ? स्टमक के साथ। फेरिंग्स को स्टमक से जोड़ने के लिए देखो ये बच्चों, ये रहा फेरिंग्स, ये रहा ईसोफेगस। तो फेरिंग्स और ईसोफेगस जो है हमारे, ये यहाँ पर लीड हो रहे हैं फाइनली किसके अंदर? स्टमक के अंदर। तो ईसोफेगस एक तरीके का रास्ता है किसके? फेरिंग्स और स्टमक के बीच में। अब ईसोफेगस के अंदर बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने को मिलती है जो कि क्या है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है बच्चे जिस तरीके से, अब देखो यहाँ पर इस तरीके, इस चीज को हम समझ सकते हैं। अगर सपोज ये हमारा येलो येलो क्या है? फूड का मॉलिक्यूल है, फूड जो हमने खाया है ना, फूड उसका एक तरीके का फूड पार्टिकल है। तो फूड पार्टिकल यहाँ पर ईसोफेगस के अंदर आ गया, बॉल जैसा बन के हमारे ईसोफेगस के अंदर पहुंच गया। तो बॉल जैसा बन के जब ये पहुंचा तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर अटक गया, ठीक है? अब ये फूड नीचे कैसे खिसकेगा? नीचे कैसे जाएगा? इसको तो स्टमक में जाना है। तो यहाँ पर क्या है ना बच्चे, इस ये वाली जो वॉल है ये इसको अंदर की तरफ धक्का देगी, चलो आगे चलो, आगे मूवमेंट के लिए ये इसको पुश करेगी, और उस पुशिंग मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। कि सिकुड़ रही है वहां से ईसोफेगस, ईसोफेगस यहाँ से सिकुड़ेगी और इसको आगे धक्का देगी, चल आगे। और जैसे ही आगे चलो, देखो बच्चे यहाँ पे पहुंच गया। अब क्या होगा? ये वाली साइड तो क्या हो जाएगी? इधर से तो वापस से क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा, और यहाँ पे फिर से क्या होगा? धक्का देगा इसको, कॉन्ट्रैक्शन होगी यहाँ पर। तो ऊपर हुई रिलैक्सेशन, नीचे हुई कॉन्ट्रैक्शन। अब फिर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हुई, ये आगे खिसक गया, फिर यहाँ पर क्या हो गई? इधर कॉन्ट्रैक्शन, इधर रिलैक्सेशन, ठीक है? तो ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इस तरीके से मूवमेंट्स चलती हैं, जिसकी वजह से खाना ऊपर से नीचे ईसोफेगस के अंदर ट्रैवल करता है ताकि खाना स्टमक में पहुंच जाए। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या हो गई? वॉल्स ऑफ ईसोफेगस आर हाईली मस्कुलर, बहुत ज्यादा मस्कुलर वॉल्स होती है, बहुत ज्यादा मसल्स प्रेजेंट होती हैं उसमें, जो कि क्या करती है? रिदमिक, यानी कि रिदम के अंदर यानी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो इस तरीके से ये कर रही है इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। तो अक्सर डेफिनेशन पूछ लेते हैं, वन वर्ड टाइप में इसका क्वेश्चन आ जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का। तो इस तरीके से ईसोफेगस के अंदर फूड की मूवमेंट होगी। नेक्स्ट इज स्टमक। स्टमक की अगर मैं बात करूं तो स्टमक इज अ जे शेप्ड सैक यानी एक थैले के जैसा स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, और जे शेप है इसकी। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन के लेफ्ट साइड पर ये प्रेजेंट होता है। यहां पर देखो ये लेफ्ट साइड है, ये देखो बच्चे इस तरफ, ये इस तरफ प्रेजेंट है स्टमक। जे शेप्ड का ये स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर भी बहुत सारी मसल्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे इसके अंदर खाना एंटर करता है, ये क्या हो जाता है? फूल जाता है ना? खाने खाते ही हमारे को क्या फील होता है कि पेट बड़ा हैवी सा हो रहा है, ठीक है? तो वो क्या हो जाता है? पूरा अच्छे से स्वेल अप हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। तो इस तरीके से स्टमक एक्सपैंड करेगा। तो देख सकते हो बच्चे कुछ इस तरीके का ये जे शेप का इसका स्ट्रक्चर है। अब इस जे शेप के बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरे तरीके के ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहां पर प्रेजेंट है? अगर स्टमक के सरफेस को मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई करके जूम करके देखूं तो यहां पर मेरे को ऊपर तो दिखेगी म्यूकस की लाइनिंग सरफेस के ऊपर। ये स्टमक के अंदर वाले सरफेस की बात हो रही है। अंदर स्टमक का जो अंदर सरफेस है उसके अंदर ऊपर क्या है? म्यूकस की लाइनिंग है, बड़ी स्टिकी सी सरफेस है। और नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से बच्चे देखो यहाँ पर ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ये जो ग्लैंड्स हैं ये क्या रिलीज करते हैं?
कुछ चीजें रिलीज करते हैं जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि स्टमक में प्रेजेंट है वो क्या रिलीज करेंगे, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करेंगे। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस। अब इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, क्या कॉम्पोजिशन है इसकी। सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके अंदर HCl प्रेजेंट होता है। ये HCl क्या करता है, HCl तो बच्चे एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब एसिड का हमारे स्टमक के अंदर क्या काम आ गया, अब एसिड का बड़ा ही सिग्निफिकेंट रोल है। पहला नंबर, ये जितने भी बैक्टीरिया हमारे खाने के साथ एंटर करते हैं ना उसको ये किल कर देता है। जो भी माइक्रोब्स होते हैं, जो भी जर्म्स होते हैं उनको किल कर देगा फूड के अंदर जो प्रेजेंट है। दूसरी चीज, स्टमक के अंदर ये एसिडिक पीएच मेंटेन करता है। अब स्टमक के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं ना बच्चे वो फंक्शन करते हैं किसके ऊपर, एसिडिक पीएच पे। जब तक एसिडिक मीडियम उनको नहीं मिलेगा वो काम नहीं करेंगे। एसिड वाला खाना होगा तभी वो क्या करेंगे, काम करेंगे। तो उसके लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। दूसरा आ जाता है पेप्सिन। अब पेप्सिन का क्या काम है, पेप्सिन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो हमने जो भी प्रोटीन खाया है वो क्या होगा, डाइजेस्ट होगा स्टमक के अंदर। ठीक है, आगे आ जाओ, म्यूकस। तो म्यूकस क्या करता है, म्यूकस इसको, अब एसिड हमारे स्टमक में प्रेजेंट हो तो हमारा पेट तो जल जाएगा, तो इसको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा, इसको प्रोटेक्शन म्यूकस लाइनिंग प्रोवाइड करेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज गैस्ट्रिक लाइपेज। बच्चे ये बहुत थोड़े से अमाउंट में प्रेजेंट होता है, थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन में क्या प्रेजेंट होगा, गैस्ट्रिक लाइपेज, जो कि क्या है, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है। तो अमाइलेज वाले तो क्या हो गए, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, और लाइपेज वाले एल से लाइपेज, एल से लिपिड्स। ठीक है, तो लिपिड्स को, फैट्स को डाइजेस्ट करने वाला कौन है, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज। आगे बढ़ते हैं, आगे आती है स्मॉल इंटेस्टीन। तो अब ये जो स्मॉल इंटेस्टीन है, कहने को तो स्मॉल है पर वैसे ये एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट है। इनफैक्ट अगर ह्यूमन की हाइट से भी हम कंपेयर करें तो ह्यूमन की हाइट से किसी आदमी से ये लंबी है उसकी इंटेस्टीन हाइट के अंदर, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली ये 6 मीटर लंबी ट्यूब है। तो 6 मीटर लंबी ट्यूब हमारे एब्डोमेन के अंदर कॉइल्ड अच्छे से उलझा कर रख दी है। ठीक है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टीन। तो स्मॉल इंटेस्टीन इज दिस पार्ट। ठीक है, इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड इट इज नियरली 6 मीटर्स लॉन्ग। अब यहाँ पर इट इज पार्शियली डाइजेस्टेड फूड एंटर्स हेयर। इस जगह पर पार्शियली डाइजेस्टेड, स्टमक के अंदर पूरी तरीके से डाइजेशन नहीं होता। अब क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन इतनी लंबी है कि फूड पास होते 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 पूरा का पूरा ऑलमोस्ट डाइजेस्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही। ठीक है, तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन की जो नेटवर्किंग है ना वो 2 जगह से है। यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन की एक तो इधर से यहाँ पर आ रहा है कनेक्शन लिवर के साथ, और इधर से कनेक्शन आ रहा है पैनक्रियाज के साथ। इस पर्टिकुलर डायग्राम में देख सकते हो। यहाँ पर इस पर्टिकुलर डायग्राम में हमारा ये है डिओडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे अगला हिस्सा क्या है, डिओडेनम। उसके बाद क्या आता है, जेजुनम, और लास्ट रीजन आता है इलियम। डिओडेनम, जेजुनम, इलियम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के रीजन्स हैं। तो डिओडेनम के अंदर कौन सा हिस्सा खुल रहा है, यहां से देखो, स्टमक से आया, स्टमक से ये डिओडेनम के अंदर आया। तो स्टमक के अंदर से जब ये आ रहा है तो यहाँ पर देखो बच्चे, एक तो लिवर से ये कॉन्टैक्ट में है, एक पैनक्रियाज से कॉन्टैक्ट में है। तो इंटेस्टाइन के अंदर 2 ग्लैंड्स की सिक्रीशंस आती हैं, एक तो लिवर और एक पैनक्रियाज। एक कॉमन डक्ट से आ रही है। कॉमन डक्ट देखो बच्चे यहाँ पर, ये वाली डक्ट, दिस इज अ कॉमन हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। ये लिवर और पैनक्रियाज दोनों से कनेक्टेड होती है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं 1 बाय 1 लिवर क्या सिक्रीट करता है और पैनक्रियाज क्या सिक्रीट करता है, किस तरीके से वो डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर लिवर की सबसे पहले बात करते हैं। तो लिवर जो है हमारा, लिवर की जो सिक्रीशन होती है उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चे, उसको बोलते हैं बाइल। तो लिवर ने जो जूस बनाया उस जूस का नाम है बाइल जूस। तो बाइल डक्ट उस जूस को कैरी करती है। बाइल डक्ट कैरीज बाइल सिक्रीटेड बाय लिवर एंड स्टोर इट इन गॉल ब्लैडर। देखो यहाँ से बाइल जो है जूस निकला बाइल डक्ट से, और थोड़े समय के लिए यहाँ पर गॉल ब्लैडर के अंदर वो स्टोर भी हो जाता है। ठीक है, अब बाइल जूस मेक्स द फूड एल्कलाइन फॉर पैनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट ऑन इट। अब यहाँ पर फूड क्या कर रहा है, वो एल्कलाइन कर रहा है। उसके मीडियम को, उसके पीएच को, जो एसिड से भरा हुआ खाना स्टमक से निकल के आया, अब वो खाना यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो सकता। उसको पहले थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, हमें एल्कलाइन करना पड़ेगा। उसका पीएच हमें बेसिसिटी की तरफ उसको लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो उसका जो पीएच है वो बेसिक कौन करता है, पैनक्रियाज, यहाँ पर लिवर के एंजाइम्स करते हैं।
थर्ड फंक्शन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट यानी फैट्स जो होते हैं ना बच्चे, बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं, इसके बहुत मोटे मोटे ग्लोब्यूल्स इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, किसके, फैट्स के। अब इसके ऊपर कोई एंजाइम अच्छे से काम नहीं कर पाता, तो बाइल क्या कहता है, रुको जरा मैं इसको सॉर्टेड करता हूं। ये क्या करता है, यहाँ पर बाइल आएगा यहाँ पर, और बाइल इसको छोटे छोटे फैट के ड्रॉपलेट्स के अंदर तोड़ देगा। तो ये जो तोड़ने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, बाइल। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। अब क्योंकि ये छोटे छोटे स्फीयर्स बन गए तो यहाँ पर जो हमारे एंजाइम्स है वो अच्छे से एक्ट कर सकते हैं, ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ गया इसका। तो bile juice breaks large fat globules into small globules to increase the enzyme surface area। एंजाइम के एक्शन को बढ़ाने के लिए ये क्या करता है, उसको छोटे छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ देता है, ठीक है। नेक्स्ट इज पैनक्रियाटिक सेक्रीशन। अब पैनक्रियाज क्या रिलीज करता है, पैनक्रियाज रिलीज करता है पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज और ट्रिप्सिन। अमाइलेज याद करो बच्चे, अमाइलेज से आलू, आलू से कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो इसने क्या रिलीज किया, इसने कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट किया, यानी ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च, स्टार्च को इसने तोड़ दिया छोटे कंपोनेंट्स में। लाइपेज ने क्या किया, लाइपेज से लिपिड्स और फैट्स को ये ब्रेक डाउन करेगा, तो ये लिपिड्स का ब्रेक डाउन कर रहा है। ट्रिप्सिन ये है पेप्सिन का भाई, ठीक है। ट्रिप्सिन यहां पर जिस तरीके से पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्ट कर रहा था, वैसे ही ट्रिप्सिन भी प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा, किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो बच्चे जैसे पहले बोला था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लगभग सारी डाइजेशन हो जाती है ऑलमोस्ट, क्योंकि इतनी लंबी ट्यूब है, फूड पास होते 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 जब तक पहुंचेगा लार्ज इंटेस्टाइन में, बेचारा इतना पास हो के आता है कि वो ऑलमोस्ट सारा का सारा डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब तक स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पूरा ट्रैवल किया, तो यहाँ पर हमारा फाइनल प्रोडक्ट आ जाता है। जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं वो किसके अंदर टूट जाएंगे, अमाइनो एसिड्स में। तो बच्चे ये जो प्रोटीन्स है वो कॉम्प्लेक्स है, सिंपल होकर किस में टूटे, अमाइनो एसिड में टूटे। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करूं जैसे कि स्टार्च, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, सिंपल होकर किस में टूटा, ग्लूकोज में टूटा। अगर फैट्स की बात करूं, कॉम्प्लेक्स है, सिंपल होकर किस में इसका ब्रेक डाउन हुआ, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के अंदर, ठीक है। तो ये बात थी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट है। अब अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर सरफेस एरिया को अगर मैं देखूं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन देखो बच्चे ये ट्यूब जैसी है, इस ट्यूब के अंदर यहाँ पर देखो बच्चे ये पर्टिकुलर एरिया देखो, यहाँ पर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, कुछ इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, विलाई, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रीजन जहां से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अब ये विलाई क्या होते हैं, दीज विलाई आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच आर प्रेजेंट ऑन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर सरफेस पे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम क्या बोल देते हैं, विलाई बोल देते हैं। तो अब इन विलाई का फंक्शन क्या है, ऐसे ही तो प्रेजेंट होंगी नहीं, कुछ ना कुछ काम तो होगा इसका। तो फंक्शन, रोल क्या है इसका, सिग्निफिकेंस क्या है, विलाई इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड बाय द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो बच्चे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खाना ऑलमोस्ट सारा टूट जाता है सिंपल कंपोनेंट्स के अंदर। तो जब यहाँ पर जो हमारा ग्लूकोज है वो किस में टूट गया, सॉरी जो हमारा स्टार्च है वो ग्लूकोज में टूट गया, प्रोटीन अमाइनो एसिड में टूट गया। अब ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करेगी। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन का सरफेस देखो, एक तो बच्चे ये फ्लैट हो, कुछ इस तरीके से हो, ठीक है, ये क्या एरिया होगा, और दूसरी तरफ मैंने इसको क्या कर दिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कर दी। तो देखो बच्चे एरिया बढ़ गया, ठीक है। यहां पर समझ सकते हैं, एक तो सरफेस कुछ ऐसा है, इसका एरिया कितना है, और एक सरफेस अगर ऐसा हो जाए तो इसका क्या हो जाएगा बच्चे, एरिया बढ़ जाएगा ना। तो एरिया बढ़ने की वजह से एब्जॉर्प्शन का रेट क्या हो गया, फास्ट हो गया। अब यहां पर एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, विलाई जो होते हैं नीचे उसके क्या प्रेजेंट होते हैं, यहां पर इधर यहां पर प्रेजेंट होंगी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के कांटेक्ट में होती है विलाई, और ब्लड के अंदर वो सारा का सारा सिंपल फूड एब्जॉर्ब हो जाता है। सो इट इज सप्लाइड बाय ब्लड वेसल्स विच टेक द एब्जॉर्ब्ड फूड टू ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के कोने कोने तक वो एब्जॉर्ब होकर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म। नेक्स्ट आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमारा आखिरी का पोर्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम का, एलिमेंट्री कैनाल का। देखो बच्चे, अगर मैंने यहाँ पर ये क्या है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन है, अगर मैंने ये स्मॉल इंटेस्टाइन सेंटर में से हटा दी तो कुछ इस तरीके का मेरे पास स्ट्रक्चर आगे आया। क्या ये स्ट्रक्चर क्वेश्चन मार्क जैसा है,
बिल्कुल है। तो ये स्ट्रक्चर क्वेश्चन मार्क के जैसा दिखने वाला है। तो इट इज अरेंज्ड अराउंड द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में दिखने वाली ट्यूब जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन को घेरे हुए है, उसका क्या नाम है? लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज डिवाइडेड इनटू, अब इसके भी 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट सीकम, दूसरा पार्ट कोलन, थर्ड पार्ट रेक्टम। अगर बात करूं तो सीकम यहाँ वाला शुरू का पार्ट होता है, कोलन ये सारा पार्ट, पूरा का पूरा पार्ट, दिस इज कोलन, और नीचे वाला यहाँ वाला पार्ट क्या होता है? रेक्टम, जो कि फाइनली एनस के अंदर ओपन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है? जो भी अनएब्जॉर्ब्ड फूड है ये सेट यहाँ पर भेजा जाता है। जितना भी खाना बचा कुचा, वेस्ट मटेरियल जो भी था रह गया, जो कि बॉडी ने कोई किसी काम का नहीं है, तो वो कहाँ पर आ गया बेचारा? लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी विलाई प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर भी कुछ ऐसे सरफेस अंदर से प्रेजेंट होगा। ये क्या करेगा? ये यहाँ पर वाटर, और कुछ तो बचा नहीं एब्जॉर्ब करने को, चलो पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पर पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ पर फाइनली बच जाता है, जो कि क्या बन जाता है? फीसेस बन जाता है। ठीक है, फीकल मैटर बन जाएगा ये, और ये रेक्टम के अंदर प्रेजेंट होता है। रेक्टम हमारा ये वाला रीजन है, और रेक्टम के अंदर से ये पास हो जाता है किसके थ्रू? एनस के थ्रू। अब यहाँ पर एनस के थ्रू पास होने के लिए यहाँ पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, जो कि क्या है? एनल स्फिंक्टर। तो एनस को सराउंड करता है ये एनल स्फिंक्टर, और जब ये एनल स्फिंक्टर खुलता है तो जो भी फीकल मैटर होता है वो बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। इस तरीके से न्यूट्रिशन जो है वो देखा जाता है एनिमल्स के अंदर। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इन केस यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल मीट यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।